अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट टाइम हम जो चीज़ कर रहे थे हमने किया था कि लेट्स टॉक अबाउट द श्रोडिंगर पिक्चर। यानी श्रोडिंगर पिक्चर से मेरी क्या मुराद है, लास्ट टाइम हमने जो चीज़ स्टडी की थी क्वांटम मैकेनिक्स में, उसमें यह था कि द स्टेट्स आर टाइम डिपेंडेंट, लेकिन बट ऑपरेटर्स आर नॉट। याद है ना आपको, हमने कहा था कि स्टेट जो है वो वक्त पे डिपेंड करती हैं। क्या किस तरह पता चला था हमें वो वक्त पे डिपेंड करती है? हमने कहा था आयोटा एच बार डी बाई डी टी ऑफ साई एक्स एंड टी अगर आप लिखें तो ये एच हैट साई एक्स ऑफ वन डायमेंशन की बात करूं, इसलिए 3 होता तो मैं ऊपर वेक्टर डाल देता एक्स के। इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि ये जो हैमिल्टोनियन है ये वक्त का फंक्शन नहीं है, और डी बाई डी टी जो स्टेट है वो टाइम का फंक्शन है। अगर आपको याद हो तो इसको हमने सॉल्व किया था, तो हमने ये चीज़ निकाली थी कि साई ऑफ एक्स टी आप निकाल सकते हैं अगर आपको इनिशियल वेव फंक्शन पता हो, उसके ऊपर e टू द पावर माइनस आयोटा ओवर एच बार एच हैट टी माइनस टी नॉट लगा के। याद है ना ये बात आपको? इसको हमने कहा था ये टाइम एवोल्यूशन है। इसकी जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि अगर आप ये चीज़ कैलकुलेट करते थे डी क्यूब साई स्टार एक्स एंड टी और साई एक्स एंड टी, तो ये बराबर था इस चीज़ के डी क्यूब एक्स साई एक्स टी नॉट स्टार साई एक्स टी नॉट। यानी आप किसी भी टाइम के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालें तो वह बराबर है उस प्रोबेबिलिटी के जो इनिशियली थी आपके पास। इसका ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हम आज भी देंगे इसके बारे में कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था इसको करके। यानी इसके मैं अगर लिखूं तो यानी ये 1 है अगर किसी लेटर टाइम t के ऊपर, तो ये उसी के बराबर है जो कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे थी, t नॉट पे थी रादर। इसको 0 पुट कर लूँ तो जो इनिशियली साई स्टार साई की वैल्यू थी वही अगर साई इस तरह टाइम के साथ इवॉल्व होता तो वही लेटर टाइम पे ऊपर भी होती। ठीक है ये चीज़। अच्छा, एक चीज़ देखिए ज़रा, ये जो इक्वेशन है अगर इसका मैं कॉन्जुगेट लूँ तो क्या आंसर आएगा? इसको इस तरह करते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस आयोटा एच बार डी बाई डी टी का तो कॉन्जुगेट नहीं है, ये तो साई के ऊपर सिर्फ स्टार आ जाएगा एक्स एंड टी, दिस थिंग इज इक्वल टू। अच्छा, एच हैट के जितने भी ऑपरेटर होते हैं उन्हें उनका डैगर हो जाता है और साई स्टार ऑफ एक्स एंड टी। लेकिन हमें पता है कि हर फिजिकल ऑपरेटर जो है वो हर्मिशियन था। हर्मिशियन होने का फ़ायदा था कि उसकी जो आइगन वैल्यूज़ थी वो रियल थी। इसका मतलब है एच डैगर जो है वो, इसका मतलब है जो एच हैट का जो डैगर है वो एच हैट के बराबर है। तो इसकी मैं इक्वेशन को फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू एच हैट साई विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और करता हूँ कि मैं इस इक्वेशन 1 को साई स्टार से ज़रब देता हूँ। ठीक है, तो लेट मी डू इट लाइक दिस वन, साई स्टार टाइम्स यानी साई स्टार एक्स एंड टी उसी टाइम के ऊपर टाइम्स इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन, इसको साई स्टार से ज़रब देता हूँ मैं, माइनस ये जो इक्वेशन है इसको साई से ज़रब देता हूँ या साई एफ एक्स टी से, जो भी आप कह लें, एक्स एंड टी टाइम्स इक्वेशन 2। तो क्या जवाब आएगा, कौन बताएगा? लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो क्या आंसर आ जाएगा? पहले इसको देखें तो क्या आएगा, आयोटा एच बार तो कॉमन आ गया, ये वाली चीज़, ये आ गया साई स्टार
अच्छा, आप इजाज़त देंगे अगर मैं एक्स एंड टी ना लिखूं अब इसके साथ? अंडरस्टूड है, बार बार वक्त बहुत ज़ाया होगा। साई स्टार डी बाई डी टी ऑफ साई, ये तो इससे आ गया क्योंकि मैंने साई स्टार से ज़रब दी है इसको, और ये लिख दिया। हाँ, ये कामा ले लेते हैं आयोटा एच बार, और इसको साई से ज़रब दी है और ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो प्लस साई डी बाई डी टी हाफ साई स्टार। ठीक है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यहां तक सब ठीक है? कोई सवाल हो तो प्लीज, गलती करो तो रोक लीजिएगा। सो दिस थिंग इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को देखें जरा उसकी, साई स्टार एच हैट साई माइनस साई टाइम एच हैट। अच्छा देखिए, हैमिल्टोनियन जो है वो हमें पता है कि वो तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो मैं इस तरह करता हूं, लेट्स टेक H इज इक्वल टू पी स्क्वेड ओवर 2m प्लस वी ऑफ एक्स। अच्छा, पी स्क्वेयर आपको पता है कि किसके बराबर? ये चूंकि ऑपरेटर्स हैं तो इसमें v के ऊपर मैं ये डाल लेता हूं, v जो है ना वो फंक्शन ऑफ x है, यानी एक ऑपरेटर है पोटेंशियल एनर्जी का भी। तो इसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, माइनस एच बार स्क्वेड ओवर 2m डेल स्क्वेड प्लस वी ऑफ एक्स। 3 डायमेंशन में अब मैं कह रहा हूं, 1 की बजाय 3 करता, 1 होता तो क्या आ जाता, डी टू बाई डी एक्स स्क्वेड। डजंट मैटर, क्योंकि हमें अगर 1 से 3 में जाना है तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा हमें। वैसे अगर देखा जाए तो मैंने इसको भी 3 डायमेंशन में ही किया है, क्योंकि मैंने डी क्यूब एक्स पे इंटीग्रेट किया था, डी एक्स पे नहीं किया। तो जो शुरू में मैंने कहा था, फिर एक काम करता हूं, इसके ऊपर मैं 3 वेक्टर ही डाल लेता हूं ताकि ये मसला हल हो। जो तो शुरू में मैंने कहा तो 1 था, लेकिन जो किया आई एम सॉरी वो 3 डायमेंशन के लिए किया था, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं है, जनरलाइज करना बेहतर ही है। ये लीजिए, चलें, गुड। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आयोटा एच बार डी बाई डी टी ऑफ साई स्टार साई? लिखा जा सकता है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड का प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और सेकंड। तो लिखने में तो कोई नहीं, दोनों स्केलर्स ही है ना। अच्छा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह एक टर्म आ जाएगी जिसमें से माइनस एच बार स्क्वेयर ओवर 2m कॉमन है। अंदर क्या बन गया? पहले मैं ये टर्म लिखूंगा, साई स्टार डेल स्क्वेड साई माइनस साई डेल स्क्वेड साई स्टार। ठीक लिखा भाई? कुछ गलत तो नहीं लिखा? प्लस साई स्टार वी ऑफ एक्स हैट साई माइनस साई वी ऑफ एक्स साई स्टार। यह भी ठीक लिखा है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि ये पोजीशन स्पेस के अंदर पोजीशन के आइगन फंक्शंस हैं, यानी अगर x हैट साई ऑफ x पे लगे तो ये x टाइम साई ऑफ x देता है। इसका मतलब है ये ऑपरेटर जब इस पे लगेगा तो एक नंबर दे देगा, ये ऑपरेटर जब इस पे लगेगा तो नंबर देगा, लेकिन चूंकि x हर्मिशन है तो फर्क नहीं पड़ता वो साई स्टार पे लगता है या साई पे लगता है। कोई यानी अगर स्टार भी ले लेंगे इसका तो ये डैगर साई स्टार पे लग के भी x ही देगा, क्योंकि पोजीशन इज रियल। इसका मतलब ये है कि ये टर्म्स कैंसिल होके इसका जवाब आ गया 0। क्लियर है ये बात या नहीं? जो इस पे लगेगा तो Vx आ जाएगा, ये भी इस पे लगेगा तो Vx आएगा, दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होकर जवाब 0 दे देगी। तो देखिए ज़रा, अब ये इक्वेशन थोड़ी सी साफ हो गई है आपके पास, और इसका जो जवाब आ गया है वो ये है कि अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस वन। अच्छा, इसको मैं क्यों ना उठा के इधर ले जाऊं? लेके जा सकता हूं, कोई हर्ज नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इसको डी बाई डी टी
साई स्टार साई इज इक्वल टू, जब इसको एक एच बार कैंसिल हो गया ना तो ये आ गया माइनस एच बार ओवर 2m आयोटा, आयोटा नीचे आ गया, इनटू, अच्छा आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अगर आप इसको खोलेंगे तो पहली टर्म क्या आएगी, डेल साई स्टार डॉट डेल साई, दूसरी क्या आ जाएगी, यही वाली। इसको जब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल साई डॉट डेल साई स्टार, वो पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा जो लिखा जाएगा, और दूसरी टर्म ये बन जाएगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? हाँ, अच्छा मैं क्यों ना डिफाइन करूं, लेट मी डिफाइन रो इज इक्वल टू साई स्टार साई, एंड लेट मी डिफाइन जे इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू एच बार ओवर 2m आयोटा, ये कांस्टेंट फैक्टर है बाहर, साई स्टार डेल साई माइनस साई। इसके दो फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है इसका कि इस एक्सप्रेशन का कि अगर साई रियल होता तो करंट जीरो होती। इसका मतलब अगर कभी भी रियल वेव फंक्शन लिखा हुआ देखें, जैसा मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर कोई पूछे इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो क्या होगी, तो आप लिख दें उठा के कि जीरो होगी। क्यों? रियल फंक्शन है, साई स्टार साई के बराबर है, दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होंगी। ये वजह है जो वेव फंक्शन के कॉम्प्लेक्स होने की एक का कॉन्सिक्वेंस है कि वी हैव द करंट। अच्छा, अब मैं अगर इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं ओवर द वॉल्यूम, क्योंकि देखें जब भी मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे कोई ना कोई वॉल्यूम चाहिए। अगर मैं 1 डायमेंशन में कैलकुलेट करूंगा तो किसी 1 डायमेंशनल बॉक्स में करूंगा, अगर 3 डायमेंशन में करूंगा तो किसी 3 डायमेंशनल बॉक्स में करूंगा। इसका मतलब है मुझे इसको इंटीग्रेट करना है डी बाई डी टी ऑफ रो d3x is equal to, this thing is equal to minus del dot j और d3x। तो चलें कोई बात नहीं, इसको बाहर निकाल लें तो ये टोटल डेरिवेटिव भी बन सकता है, क्योंकि जब dx में इंटीग्रेट कर दूंगा रो d क्यूब x को तो मैं उसमें से x की डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, तो वो टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा। याद है नहीं बात? तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको लिख सकता हूँ, लेट मी राइट इट एज डी रो बाई डी टी, सॉरी नॉट रो बल्कि रो d3x इज इक्वल टू, अच्छा इसमें मैं वो थ्योरम लगाऊंगा। थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए जरा देखें कि आएगा जवाब क्या। डेल के अगर डेल को देखा जाए स्पेस के हिसाब से तो ये 1/x टाइप चीज है, डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी वाई है, डी बाई डी जेड है, 1/, लेंथ टाइप है। ये लेंथ का क्यूब है, इसका मतलब है दोनों एक लेंथ क्यूब से कैंसिल हुई तो पीछे क्या जवाब रह गया, लेंथ स्क्वायर। इसका मतलब है जो आंसर आएगा इसका वो कोई ना कोई ऐसी सरफेस होगी जो एनक्लोज्ड हो, जिसका लेट मी राइट इट एज डी एस, बेहतर है डी एस लिखूं, ताकि कोई सरफेस है जिसने एनक्लोज किया हुआ है, जिसके अंदर कोई वॉल्यूम मौजूद है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो? ऑल राइट, इस इक्वेशन को देखिए। अगर ये मैं मान लूं कि कोई जे नहीं है जो एरिया से बाहर जा रहा हो, देयर इज नो एरिया डेल डॉट, अगर ये टर्म जीरो हो जाए, अगर इस टर्म को मैं मानूं कि ये जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, डी बाई डी टी ऑफ, ये 1 ही आपने कैलकुलेट किया था ना, याद है? थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि ये रो स्टार साई डी क्यूब एक्स 1 के बराबर है। इसका मतलब है अगर ये जीरो है, ये चीज कोई करंट फ्लो करके एरिया से बाहर नहीं गई, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी वक्त के साथ नहीं बदली। समझ आई इस बात की? प्रोवाइडेड जे डॉट डी एस इज जीरो, ये चीज शो कर रही है आपको कि डी रो बाई डी टी जीरो, या अगर ये चीज जीरो है तो कोई करंट बाहर नहीं गई। ये इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये बता रही है आपको कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल्स पैदा होते और ख़त्म नहीं होते। जो पार्टिकल है वो है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उनकी हमेशा जो शुरू में थी वो वक्त के साथ
तब्दील नहीं हुई. इट मीन्स इन द नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल क्रिएशन एंड एनहिलेशन. जो पार्टिकल्स हैं वो कंजर्व रहेंगे, कोई पार्टिकल चेंज नहीं होंगे. तो नॉन रिलेटिविस्टिक की ये सिंपल सी इक्वेशन आपको बता देती है दैट द कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्स द जीरो क्रिएशन एंड एनहिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स. द नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स द सेम. और इसेंशियली अगर वन पार्टिकल है तो वन नहीं रहेगा. ठीक है, क्लियर? नहीं तो पूछ लो. हाँ, देखो नॉन जीरो होने का मतलब ये है कि डी रो बाई ये, फिर ये देखें ना कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना, वो तो है ही है. कंटिन्यूटी इक्वेशन तो हमेशा होल्ड करेगी नेचर के अंदर. डी रो बाई डी टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो. अगर किसी वॉल्यूम से कोई चीज़ कम हुई है तो किसी एरिया से बाहर निकली है. इसका कॉन्सिक्वेंस तो यही है ना कि अगर टूटी खोलते हैं किसी टैंकी से लगा पानी, जो उसमें कम हुआ है वो कहीं ना कहीं तो आया है ना. आइडियल ये है कि जितना उसमें कम हुआ उतना ही नीचे आया हो. खुद से कोई चीज़ नहीं है. जो एक की कमी दूसरे की ज्यादती का जरिया बनी है. कोई चीज़ पैदा नहीं हुई, दरमियान में कोई चीज़ ख़त्म नहीं हुई. ऑलराइट, तो ये एक जो पहला सवाल मैंने उठाया था ना कि व्हाई वी नीड टू स्टडी क्वांटम फील्ड थ्योरी, ये उसका जवाब है कि जी नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स की क्रिएशन और एनहिलेशन की कोई जगह नहीं है. तो ये पहला जवाब है उस चीज़ का, पहला सवाल जो मैंने रेस किया था. नहीं. रिलेटिविस्टिक इक्वेशन पे जो डिराक इक्वेशन है उसमें फील्ड है, एंड फील्ड कैन क्रिएट पार्टिकल एंड एनहिलेट एंटी पार्टिकल. फील्ड तो तब आती है ना जब आप उसके सॉल्यूशंस को मॉडिफाई करके हम करते हैं, फील्ड इंटरप्रिटेशन देते हैं. लेकिन जब पहले हम सिर्फ क्वांटम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स करते हैं, मतलब डिराक इक्वेशन की सॉल्यूशन को हम पार्टिकल्स और वेव फंक्शंस मानते हैं, तो उस केस पे तो ये चीज़ वहाँ पे भी वर्ड करती है ना कि साई स्टार नहीं होता, वहाँ साई डैगर होता है. होता है, लेकिन वहाँ पे भी कंटिन्यूटी इक्वेशन है डिराक इक्वेशन. कंटिन्यूटी इक्वेशन तो नेचर की हर चीज़ में है. कंटिन्यूटी तो हमेशा होल्ड करेगी आपके पास. वो तो कोई भी इक्वेशन आप लिखेंगी जिसमें स्पेस टाइम का फंक्शन आएगा उसमें कंटिन्यूटी है. अगर कोई और सोर्स है तो आपको साथ में डालना पड़ेगा उसके अंदर. ये मान के चलना पड़ेगा कि चीज़ें कंजर्व हैं आपकी. कोई चीज़ ऐसी नहीं है नेचर के अंदर. आप हाँ ऐसा सिस्टम आप एनक्लोज चूज कर सकते थे कि फॉर एग्जांपल जो प्रॉपरली आइसोलेटेड क्लोज सिस्टम ना हो, देन यू हैव टू मेक अ बाउंड्री जो उस पूरे सिस्टम को क्लोज करे. चार्ज के केस में भी यही होता है. चार्ज यहाँ से कम हुआ है तो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा हुआ है. वो इलादा बात है, आपके कमरे में शायद आपको ना लगा हो कि इधर ज़्यादा हुआ है, बट वंस यू चूज द सिस्टम प्रिजर्व सर्टन सिमेट्रीज. कंटिन्यूटी इज वन ऑफ दैम. मैं वही कह रहा हूँ, कंटिन्यूटी तो आएगी ना. कंटिन्यूटी तो इक्वेशन का कॉन्सिक्वेंस है. ये कह रही है आपको कि ये जो डी बाई डी टी ऑफ वन ऑफ टी है ये जीरो है. प्रोबेबिलिटीज वक्त के साथ नहीं बदलती. जबकि आप जब डिराक इक्वेशन का साई लिखते हैं तो उसके दो पार्ट्स थे. एक ही वक्त में उसके पास दोनों पार्ट्स थे. एक ख़त्म हो सकता है दूसरे की पैदाइश के ऊपर. जब आपने डिराक इक्वेशन का साई लिखा था तो साई 4 कंपोनेंट स्पिनर था. उसके 4 कंपोनेंट थे, 2 डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स थे. आपके लिए भी थे और डाउन के लिए भी थे. दोनों सॉल्यूशंस इंडिपेंडेंट रहे थे एक दूसरे के साथ. अगर इसको ख़त्म किया तो ये है, आपने एक स्पिन को डाउन किया तो दूसरे को आप होना पड़ेगा अगर इनिशियली स्पिन ज़ीरो है तो ये है कि या दोनों हाफ हैं, यानी दोनों कंपोनेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, लाजमो मलसूम हैं दोनों एक दूसरे के साथ. यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है. साई एक वेव फंक्शन है, ठीक है. अगर उसका मॉड स्क्वायर लेते हैं तो एक नंबर आता है. मैं आगे जब चलूँगा ना डिराक इक्वेशन के लिए, तो जब मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखूँगा ना तो वहाँ एक चार्ज ऑपरेटर आएगा. आप देखिएगा यहाँ चार्ज ऑपरेटर नहीं आया, यहाँ प्रोबेबिलिटी आई है. तो मैं जब आऊँगा उसके ऊपर तो मैं चार्ज ऑपरेटर आपको लिख के दिखाऊँगा कि हाँ चार्ज ऑपरेटर बनता है वहाँ पे. तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा. थोड़ा सा नहीं, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा. और कोई सवाल? किसी का और कोई क्वेश्चन हो जी? कोई सवाल नहीं? सवाल नहीं पूछेंगे तो कैसे सीखेंगे? सवाल पूछें. प्रोबेबिलिटीज वक्त के साथ नहीं बदल रही थी.
वाला सिस्टम सॉल्व करते हैं उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था लेकिन वो स्टेशनरी स्टेट्स हम उनको कहते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी वक्त के साथ नहीं बदलती, जो टाइम एवोल्यूशन के साथ इवॉल्व नहीं, लेकिन बिल्कुल प्रोबेबिलिटी उसकी बदल रही है, लेकिन किसके कॉन्सिक्वेंस पे बदल रही है? आप जब कैलकुलेट करते थे इंसिडेंट करंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड, कुछ ख़त्म तो नहीं हुआ था ना। यानी आप रिफ्लेक्टिविटी कैलकुलेट करें, जो रिफ्लेक्टेड करंट डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट करंट है, ट्रांसमिटेड करंट डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट करंट है, तो हमेशा 1 के बराबर है। तो इसका मतलब कोई ज़ाया नहीं हुआ ना। एग्जैक्टली और हमने देखा था कि रिलेटिविस्टिक में r + t 1 नहीं होता, r + t 1 से बड़ा भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटीज़ तो वो अगर आप इंटेंस फील्ड लगा देते थे तो फील्ड जहाँ पर इंटेंस फील्ड होता था वहाँ पार्टिकल एंटी पार्टिकल पैदा होते थे, एक तरफ चलता था, दूसरा दूसरी तरफ चलता था, तो t + r 1 नहीं होता था। ये लेक्चर मेरा पढ़ा हुआ है जो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का, इसी हमना के उसी पे तो देख सकते हैं आप, जिसमें मैंने क्लाइन पैराडॉक्स किया हुआ है। कोई सवाल यहाँ पर? कोई सवाल? चले एक और पिक्चर है जिसको हम कहते हैं कि आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए था जो नहीं आया। सवाल ये आना चाहिए था कि भाई किस बात ने हम पे पाबंदी लगाई है कि हमारे ऑपरेटर वक्त के साथ चेंज ना हो जबकि स्टेट्स चेंज हों। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टेट्स वक्त के साथ चेंज ना हो, सिर्फ ऑपरेटर्स चेंज हों, उसका नाम चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही है, वो फिल्म ही बदल जाती है, पिक्चर ही चेंज हो जाती है, या दोनों ही चेंज करना शुरू हो जाता है, इसका मतलब काइंड ऑफ इंटरेक्शन शुरू हो गई है। तो इसलिए मैं एक और पिक्चर की बात करता हूं जिसके अंदर स्टेट्स जो है वो वक्त का फंक्शन नहीं है और ऑपरेटर्स टाइम का फंक्शन है। आसान तरीन तरीका क्या हो सकता था? स्टेट से टाइम डिपेंडेंस छीने और ऑपरेटर को टाइम डिपेंडेंस दे दें, यही आइडियली हो सकता था ना। ज़रा मैं इसको लिखता हूं। आपको याद है कि आपने ये चीज़ लिखी थी कि साई एस, ये एस फॉर श्रोडिंगर मैं लिख रहा हूं अब, एक्स एंड टी 1 डायमेंशन के लिए, ये किसके बराबर था? e टू द पावर माइनस आयोटा h हैट t माइनस t नॉट ओवर h बार साई ऑफ x एंड t नॉट। अब मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखूंगा, ये बिल्कुल उसके अंदर ही घुस गया। हाँ, तो आप एक चीज़ नोट करें ज़रा, अगर मैं ये चीज़ लगाऊं, अगर मैं एक काम करूं, मैं एक नई चीज़ डिफाइन करूं, मैं कहूं कि जी साई h x एंड t कोई नई चीज़ है, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा h हैट ओवर h बार t माइनस t नॉट, तो क्या होगा? इसी का उलट लगाया है ना मैंने, इसी का डैगर लगाया है, तो क्या जवाब आ जाएगा? e टू द पावर आयोटा h हैट ओवर h बार t माइनस t नॉट, e टू द पावर माइनस आयोटा h हैट t ओवर h हैट ओवर h बार t माइनस t नॉट। t नॉट जीरो कर लेते, ज़िंदगी बड़ी आसान होती। साई ऑफ x एंड t नॉट। s फॉर श्रोडिंगर है, जो नीचे सबस्क्रिप्ट s लिखा हुआ है ना, ये श्रोडिंगर के लिए है। अच्छा, ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं? ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो उसका डैगर आगे मौजूद है, चूंकि h हर्मिशन है तो इसका आंसर तो 1 आ गया, तो इसका मतलब ये आ गया साई s ऑफ x एंड t नॉट। तो इसमें तो कोई टाइम डिपेंडेंस नहीं है, t नॉट तो इनिशियल टाइम था ना। सो इसका मतलब है दिस वेव फंक्शन हैज नो टाइम डिपेंडेंस इन इट, दिस इज नोन एज हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग पिक्चर का आप देखिएगा फायदा क्या है। हाइजेनबर्ग पिक्चर में जो ऑपरेटर्स हैं वो टाइम डिपेंडेंट होंगे, जबकि वेव फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल, यह सवाल बहुत खूबसूरत है, ये अपने जहन में रखिएगा। यू विल फाइंड इट्स आंसर अगले 10 मिनट में।
कि इसका कॉन्सिक्वेंस फिर कहीं तो नज़र आना चाहिए ना। याद है आपको कुछ दिन पहले भी, पिछले हफ्ते में हमने कैलकुलेट किया था पॉइसन ब्रैकेट, और हमने कहा था कंजर्वेशन इंश्योर हो जाती है अगर किसी की पॉइसन ब्रैकेट जो है वो वैनिश कर जाती है, हैमिल्टोनियन के साथ चले वैनिश कर जाती है। कंजर्वेशन तो इंश्योर हो रही है ना, इसमें भी कोई ना कोई कंजर्वेशन इंश्योर होगी, आप देखिएगा। लेकिन ऑपरेटर का टाइम के साथ चेंज होने का मतलब ये होता है कि उसको किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करना है। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। नहीं, जब आप टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन लेते हैं तो आपकी टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशंस में टाइम डिपेंडेंस आ सकती है ऑपरेटर में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ऑपरेटर हमेशा टाइम इंडिपेंडेंट भी हों। व्हेन यू हैव एन इंटरेक्शन द ऑपरेटर्स कैन चेंज विद टाइम। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन है ही यही है सारी की सारी। अच्छा चलो, ऐसे समझ सकते हैं, मतलब पहले हमने मतलब ऑपरेटर्स हमें ऑब्जर्वर्स देते हैं जो पार्टिकल्स के साथ अटैच है। मतलब अगर तो मैं कहूँ वो ऑब्जर्वर्स जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे, स्टेट इटसेल्फ चेंज हो रही। अगर स्टेट चेंज हो रही है तो वो स्टेट के चेंज होने से भी ऑब्जर्वर चेंज हो रहे हैं, या तो मैं ऐसे कह लूँ कि स्टेट चेंज होने से वो ऑब्जर्वर चेंज हो रहे हैं। ऑपरेटर फिक्स है, या मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेट फिक्स है, ऑपरेटर चेंज हो। वेरी गुड, बिल्कुल सही। मैं हाँ बिल्कुल सही, मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। इन्होंने कहा जी कि फ़र्ज़ कीजिए हमने T1 पे वैल्यू निकाल ली ऑपरेटर लगा के, फिर अब T2 पे वेव फंक्शन था उसकी वैल्यू निकाली, फिर T3 पे हमने देखा वैल्यूज़ किस तरह वक्त के साथ इवाल्व हो रही है। तो वैल्यू तो किसी ऑपरेटर की है ना, तो बेहतर है यही देख लें कि ऑपरेटर टाइम के साथ कैसे इवाल्व हो रहा है। दोनों की चीज़, दोनों के मीनिंग सेम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, थैंक यू। अच्छा, मैंने जिस तरह कहा कि मुझे ऑपरेटर से डिपेंडेंस लेके तो छीन के किसी ना किसी को तो देनी है ना, तो मैं एक काम करता हूँ। आपको पता ना एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकाली जाती हैं? D3x, यार एक तो मैं वेक्टर लिखने से बड़ा तंग ये जो वेक्टर लिखा जाता है ना, इससे मैं बहुत तंग हूँ। साई स्टार एस ऑफ एक्स एंड टी, साई एस स्टार एक्स एंड टी, चले यार खैर है। ओ हैट कोई ऑपरेटर है श्रोडिंगर पिक्चर में, साई एस ऑफ एक्स एंड टी, ये किसके बराबर है? ये किसी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है ना, ऐसे लिखते हैं ना आप उसकी। देखें इसमें क्या है, ओ एस इज टाइम इंडिपेंडेंट, साई एस एक्स टी इज टाइम डिपेंडेंट। जहां टाइम डिपेंडेंस आएगी मैं लिखूंगा। आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं अगर मैं यहां पर भी 1 डाल दूं ऑपरेटर और यहां भी 1 डाल दूं तो कोई हर्ज है? 1 तो कहीं भी लिखा जा सकता है, 1 तो 1 है। इसका मतलब है इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू D3x साई एस स्टार एक्स एंड टी। अब जगह की किल्लत होगी, चलें थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे, कोई बात। इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं, अच्छा लेट्स टेक T नॉट इज इक्वल टू 0, लेट्स टेक, ताकि बार बार वो ना लिखना पड़े हमें। लेट्स टेक T नॉट इज इक्वल टू 0। इनिशियल टाइम है ना, जो भी था 10 सेकंड था, 20 सेकंड था, हमने उसको अपना 0 मान लिया है, तो लंबी चौड़ी चीज़ नहीं लिखनी पड़ेगी। तो 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या, e टू द पावर आयोटा h हैट ओवर h बार इंटू टी, e टू द पावर माइनस आयोटा h हैट ओवर h बार इंटू टू। यूनिटरी ऑपरेटर लिखा ना, यू डैगर या यू डैगर, यू डजंट मैटर, इंटू o हैट ऑफ s। इसकी जगह पे मैं यही चीज़ लिख सकता हूँ, e टू द पावर आयोटा h हैट t ओवर h बार, e टू द पावर माइनस आयोटा h हैट t ओवर h बार इंटू साई एस ऑफ एक्स एंड टी। आप में से मुझे को बता सकते हैं ये क्या है? हाथ खड़ा करना है ना, ये क्या चीज़ है? हाँ पहले ये बताएं ना, या चलें इसको छोड़ें, पहले ये बता दें ये क्या लिखा हुआ है। ये यही चीज़ नहीं लिखी हुई, साई ए चीज़ टी नॉट को 0 करें, e टू द पावर आयोटा h ओवर h बार साई एस एक्स टी, यही लिखा हुआ है ना। उलट साइन कर दिए, ओहो ओहो, हाँ चलो खैर, इधर माइनस लगा देते हैं, इधर प्लस लगा देते हैं, ठीक है चलो ये ठीक है, थैंक यू, ठीक है ठीक है, चलें बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है ये लिखा हुआ है अब आपके पास D3x साई h स्टार एक्स एंड टी।
अच्छा, ये सारी जो चीज़ है इसके अंदर तो अब कोई ना कोई टाइम डिपेंडेंस नज़र आ रही है ना आपको। इधर भी टाइम ऑपरेट के साथ कोई चीज़ है, इधर भी टाइम वाला ऑपरेटर है, तो क्यों ना मैं इसको कह दूं ओ हैट एच ऑफ टी, और इसको मैं साई एक्स ज़ीरो कह लेता हूँ क्योंकि टी नॉट ज़ीरो है। साई एच एक्स एंड ज़ीरो आ गया ना जवाब आपके पास, है ना। साई एक्स टी था ना ये वाला, वो किसके बराबर था? टी नॉट वाले के। तो टी नॉट की जगह ज़ीरो आ गया ना अब आपको। इसका मतलब है यहाँ पर मुझे टी की जगह फिर टी नॉट ही लिखना चाहिए। तो जो टी पे है वो टी नॉट पे भी है। तो आप देखें इसमें वेव फंक्शन में कोई टाइम डिपेंडेंस नहीं है, ऑपरेटर में टाइम डिपेंडेंस आ गई है। वेयर मैं लिख देता हूँ इसकी एक दफ़ा फॉर्म, वेयर ओ हैट एच इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा एच हैट ओवर एच बार इंटू टी, ओ हैट ऑफ श्रोडिंगर ई टू द पावर माइनस आयोटा एच हैट टी ओवर एच बार। ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक काम करते हैं, अगर कोई चीज़ वक्त के साथ बदलती है तो उसके लिए तो हमने फिर न्यूटन का कानून भी लिख लिया था ना, है ना, कि हमने कहा वक्त के साथ अगर वेलोसिटी बदलती है तो इसका मतलब है कोई ना कोई एजेंट है जो काम कर रहा है उसके साथ। तो एक दफ़ा हमारे पास कोई चीज़ टाइम के साथ चेंज होने वाली हो तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बताती ही यही है कि उसमें चेंज कैसे आ रही है। तो मैं अब डी बाई डी टी लेता हूं इस ऑपरेटर का, तो ज़रा देखें क्या जवाब आएगा। लेट मी कैलकुलेट डी बाई डी टी ऑफ ओ हैट एच। कौन बताएगा जी क्या आएगा आंसर? पहले तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो क्या आंसर आएगा इसका? एक्सपोनेंशियल तो उसी तरह रहता है, ई टू द पावर आयोटा एच हैट ओवर एच बार टी, और जब इसका डेरिवेटिव लूंगा तो आयोटा ओवर एच बार इंटू एच हैट आएगा, और बाकी सारा उसी तरह ही रहेगा ना। क्या ख्याल है? फर्स्ट ये आ गया, ओ हैट का डेरिवेटिव, ओ एस का डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो है ना, क्यों? वो तो वक्त पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो उसका जवाब क्या आ जाएगा? प्लस ये तो उसी तरह आ गया, ई टू द पावर आयोटा एच हैट टी ओवर एच बार ओ हैट एस। जब इसके डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा? ई टू द पावर माइनस आयोटा एच हैट टी ओवर एच बार। अच्छा, अब क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स भी कई किस्म के हैं। जब कई किस्म के ऑपरेटर्स हैं तो उनके रिलेशंस भी आपस में मुख्तलिफ होते हैं। समटाइम्स वो आपस में कम्यूट करते हैं कुछ ऑपरेटर्स, और कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो कम्यूट नहीं करते। ये बात आप याद रखिएगा, हर ऑपरेटर अपने किसी भी फंक्शन के साथ कम्यूट करता है, ठीक है? क्यों? इसका मतलब है ये एच इसके इधर भी लिखा जा सकता है। मैं नहीं कह रहा कि एच और ओ आपस में कम्यूट करते हैं, उसका नहीं मुझे पता, पर मुझे ये बात पता है कि एच जो है वो अपने हर एक्सपोनेंशियल के साथ कम्यूट करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिंस, चले जो भी कहें इसको, कोई भी फंक्शन हो किसी हैमिल्टोनियन का, वो हैमिल्टोनियन के साथ हमेशा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में क्वांटम मैकेनिक्स में लिखा जाता है कि वो कम्यूट करते हैं। और अगर दो चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स में कम्यूट करती हैं तो इसका मतलब है उनके आइगन फंक्शंस एट द सेम टाइम अब सेम आइगन फंक्शंस होते हैं, एक के हैं दूसरे के भी, दे हैव द कॉमन आइगन फंक्शन। इसका मतलब है इसको मैं इधर लिख सकता हूँ इसके, और इसको उठा के मैं इधर लिख सकता हूँ। तो क्या आंसर आ जाएगा? आयोटा ओवर एच बार कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन गया ये? अगर इस एच को मैं इधर लिख देता, एच हैट ओ एच हैट विच इज अ फंक्शन ऑफ टी, क्योंकि ये बाकी सारी चीज़ तो ओ हैट ही लिखा हुआ था ना, एच वाला मैंने कॉमन लिया, प्लस आयोटा एच बार, तो इधर माइनस आ गया, ओ हैट एच विच इज अ फंक्शन ऑफ टी इंटू एच हैट। ठीक लिखा? कुछ गलत तो नहीं लिखा भाई? क्यों?
क्योंकि ये जब इधर आ जाएगा ये मिल के तो यही दे देंगे ना। ये क्या लिखा हुआ है, तो बता सकता आपने क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? HO माइनस OH, कम्यूटेशन रिलेशन, बिल्कुल सही है। जो AB माइनस B है बिल्कुल सही है। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा ओवर H बार H हैट विद O हैट। अब अनफॉर्चुनेटली जो सबस्क्रिप्ट में आ रहा है ना H, ये हैमिल्टोनियन है, ये हाइजेनबर्ग है, और जो दूसरा है वो हैमिल्टोनियन है। सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस इसका क्या है? सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये है कि इफ कोई भी ऑपरेटर हो जो हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करे, दिस इंप्लाइज उसकी जो वैल्यूज हैं वो वक्त के साथ नहीं बदलेंगे। इसका मतलब वो कंजर्वेशन को शो करेंगे। तो आप देखें, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स से पहले जो आपने किया था, क्लासिकल मैकेनिक्स में पॉइसन ब्रैकेट लिखी थी, वो क्या थी? किसी को याद है? आपने ज़रा रिकॉल करें जो आपने लिखा था। आपने कहा था कि dA/dt इज इक्वल टू द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ हैमिल्टोनियन विद द A विद H या H विद A, डजंट मैटर। पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन डिफरेंट थी, लेकिन वो तो डेरिवेटिव्स थे ना, dH/dP, dA/dQ माइनस या जो भी था। कंसीक्वेंस अब देखें क्या हुआ। ये जो नंबर था ये ऑपरेटर बन गया, ए के साथ भी कोई ना कोई ऑपरेटर आ गया, यानी हैमिल्टोनियन साथ में एक फैक्टर सिर्फ आपको लगाना पड़ा जो आयोटा ओवर H बार है। दिस आयोटा ओवर H बार इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसर्टेनिटी इन द क्वांटम मैकेनिक्स। और दूसरा क्या है? हर्मिशन बनाने के लिए भी आपको समटाइम्स किसी ऑपरेटर के साथ आयोटा लगाना पड़ता है। जिस तरह आपने देखा था कि d/dx हर्मिशन नहीं है, लेकिन उसके साथ जब आपने आयोटा लगाया था तो d/dx आयोटा d/dx हर्मिशन हो गया था। तो क्वांटम ये चीज़ें क्या, अगर कोई बंदा कहता है क्लासिकल से जब आप क्वांटम में आए तो क्या किया आपने? कहा सबसे पहले तो जो यहाँ ऑब्जर्वेबल था उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर आ गया, पॉइसन ब्रैकेट इज रिप्लेस्ड विद द कम्यूटेशन, और एक आयोटा H बार साथ में लगाया, प्लस या माइनस हो उसका कोई फर्क नहीं है, उसकी कोई इशू नहीं है, जो मर्जी हो, प्लस हो या माइनस हो। तो समझ आई कि अब आपकी बात का जवाब मिल गया आपको या नहीं? मिल गया ना? नहीं भी मिला तो देखो ज़रा, फर्ज करते हैं कोई स्टेट है जो O की आइगन स्टेट है, तो क्या होगा? फर्ज करते हैं O एक हर्मिशन ऑपरेटर है। ये अस्यूम कर लेते हैं कि जी O हैट H जब किसी स्टेट O पे लगता है तो ये वैल्यू देता है OH टाइम्स, यार इसको O कैसे पता चलेगा? O लिखा है, ज़ीरो नहीं लिखा हुआ। हाँ चलें, जब ये लगता है किसी स्टेट OH पे तो ये OH टाइम्स द सेम स्टेट देता है। और ये जब लगता है इस पे, हर्मिशन ऑपरेटर है ये, अगर ये किसी फिजिकल चीज़ को करस्पॉन्ड कर रहा है तो ये भी OH टाइम्स यही देता है। ठीक है ना? यानी इस पे लगाऊं, इस पे लगाऊं, कैट स्टेट पे लगाऊं या ब्रा स्टेट पे लगाऊं, हमेशा आंसर जो है वो रियल ही आता है, रियल नंबर है। अब इस तरह करते हैं, इस इक्वेशन को सैंडविच करते हैं उसमें। लेट मी कैलकुलेट। Let me calculate d/dt of OH O hat H OH। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में इधर से भी OH लगा दिया, इधर से भी OH स्टेट लगा दी। राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा ओवर H बार O H हैट OH माइनस OH H हैट OH। अच्छा, ये क्या करेगा?
फिर वही नहीं लिख दिया, नहीं ठीक लिखा है। ये OH इस पे लग जाएगा और ये OH इस पे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हर्मिशन है ना, बजाय कि मैं H से परली तरफ लेके जाता हूँ। मैंने नहीं कहा कि ये दोनों आपस में कम्यूट कर रहे हैं। तो जवाब क्या आ गया? माइनस आयोटा ओवर H बार। अंदर क्या बन गया? हैमिल्टोनियन से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये हैमिल्टोनियन की भी आइगन स्टेट होती तो जवाब 0 आता। तो अंदर देखें जवाब क्या बन गया आपके पास। आपके पास आ गया O टाइम्स OH टाइम्स OH H हैट OH। ठीक लिखा मैंने या नहीं लिखा? क्यों? यहां से भी OH वैल्यू आ जाएगी, यहां से भी OH वैल्यू आएगी, वो मैं बाहर निकाल लूंगा। बाकी अंदर ये चीज़ बन गई ना। क्या खूबसूरत जवाब आ गया। देखिए अब इसका मतलब है एक ही अब आपकी बात का जवाब मिल गया। अब ये अब आपको ये बता रहा है कि जी हाउ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इवॉल्विंग विद टाइम लाइक दिस वन। अब अगर ये इसकी आइगन स्टेट होती OH तो ये वक्त के साथ तब्दील ना होता। क्यों? एनर्जी की आइगन स्टेट होने का मतलब यह है कि कंजर्व्ड है चीज़, कंजर्वेशन मौजूद है। कंजर्वेशन मौजूद है तो उसमें कोई टाइम के साथ तब्दीली नहीं आएगी। क्लियर होगी बात या नहीं? तो ये मैंने ये मैथमेटिक्स इसलिए किया ताकि आपकी बात का जवाब मिल जाए। किसी का कोई सवाल को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ पूछ लें। आपने OH को पहले ऑपरेट कैसे कर दिए? किस पे? हैमिल्टोनियन से पहले OH को कैसे ऑपरेट किए? किस में? इसमें या इसमें? दोनों में। ये तो इस पे ऑपरेट हो सकता है ना, इसको क्या मसला है? नहीं, कोई चीज़ इंटरचेंज नहीं हुई। मुझे समझ नहीं कौन सा ऑपरेटर किस पे ऑपरेट किया। मुझे सिर्फ एक बात का पता है कि O सिर्फ O पे लग सकता है। तो मैंने क्या किया? O अच्छा, मुझे आप समझ आई। आपको क्या चीज़ नहीं समझ आई? ये लिखा हुआ है, एक सेकंड। दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर H बार। O है H O हैट ये चीज़ माइनस ये चीज़ A माइनस B अगर लिखा हो दोनों तरफ हो तो A के साथ स्टेट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू और B के साथ दोनों का डिफरेंस है। अब ये OH इस पे लग जाएगा, ये वाला OH ये वाला इस पे लग जाएगा और ये वाला इस पे लग जाएगा। ऊपर वाले पे कैप ना लगाए ना। कहाँ पे? ठीक। यार ये लिखा हुआ है, कैप क्यों ना लगाऊं? नहीं सर, वो आपने तो खोल कर दिया ना। अब आपने जो है ना पहले डायरेक्ट लिखा था इसलिए बस ठीक है। एक राइट पे लग रहा है, एक लेफ्ट पे लग रहा है। ये जो है मैंने बिल्कुल ये मैंने बताया था, ये कैट पे लग रहा है। इधर नहीं लग सकता क्योंकि इसका हैमिल्टोनियन के साथ रिश्ता नहीं हमें पता क्या है। ये इधर लग सकता है, इधर नहीं लग सकता क्योंकि हैमिल्टोनियन को क्रॉस नहीं कर सकता। क्रॉस करने के लिए हमें उसका कम्यूटेशन रिलेशन पता होना ज़रूरी है। ठीक है, गुड। कोई और सवाल? ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, एनर्जी प्रिंसिपल की उसको रिकॉल करते हैं, मतलब उसके बारे में कुछ बताता है? ये आपको ये बताता है कि आप अगर कोई चीज़ वक्त के साथ कंजर्व है तो एक ही सूरत है कि वो हैमिल्टोनियन के साथ उसका ऑपरेटर कम्यूट करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो चीज़ वक्त के साथ कंजर्व नहीं होगी। ये सिर्फ आपको ये बता रहे हैं। अनसर्टेनिटी तो इससे पहले की चीज़ है। अनसर्टेनिटी तो ये है कि आपको कोई ऑपरेटर पता है, कोई स्टेट पता है, आप उस स्टेट पे ऑपरेटर लगाएं, उसकी वेरिएंस निकालें, दूसरा ऑपरेटर लगाएं, उसकी वेरिएंस निकालें, दोनों को ज़रब दें तो जवाब 0 नहीं आएगा। जैसे आपने कहा कि आयोटा H बार हमें ये पता था कि क्वांटम मैकेनिकली ये अनसर्टेन। नहीं, मैंने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमने ये पता था कि H बार अनसर्टेनिटी को करस्पॉन्ड करता है। तो H बार क्वांटम मैकेनिक्स की सारी चीज़ों में नज़र आता है आपको। तो मैंने कहा जब क्लासिकल से क्वांटम में हम गए तो एक तो पॉइसन ब्रैकेट जो है कम्यूटेशन से चेंज हुई, दूसरा आयोटा ओवर H बार का फैक्टर आ गया जो क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटीज़ में भी आता है। ये मैंने बात की थी। ठीक है, आप बता सकते हैं कि आप कौन सी बुक यूज़ कर रहे हैं लेक्चर्स में? कोई बुक नहीं।
ये तो रिवाइज करा रहा हूँ, आपने जो पूरे के पूरी BS में पढ़ा था वो तो ये वाला मतलब कौन ये से तो हर बुक्स में हर क्वांटम मैकेनिक्स की किताब में, जेटली में भी होगा, ये हर किताब में ये मौजूद है, हर किताब में, लिबाफ में भी है, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स की बेस है ना। अभी तक तो कोई किताब नहीं है, अभी तक तो बहुत, जो देखिए किताब वही अच्छी होती है जो आपको अच्छी लगे, जो आपको पढ़ने में समझ आए। मैं आपको कह दूं मैं क्वांटम फील्ड थ्योरी जो है वो पैस्कन से पढ़ाऊँगा, ठीक है, आपको अगर पैस्कन की ज़बान मुश्किल लगती है आप कोई और किताब जाके पढ़ लें। मेरा काम है मैं कई किताबों से चीज़ें चूज़ करूं लेकिन नोटेशंस कंसिस्टेंट रखूं। ऐसा नहीं होगा कि एक लेक्चर एक किताब से प्रिपेयर करूं जिसमें मुझे अच्छा लगा, अगली दफ़ा पता चले साई-फाई बन चुका है। नहीं, मैं जहाँ से मर्ज़ी प्रिपेयर करूँगा आपको नोटेशंस बिल्कुल कंसिस्टेंट नज़र आएंगी। अगर ना कंसिस्टेंट नज़र आए तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं कंसिस्टेंट बना लूँगा। कोई और सवाल? शाबाश। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स की सारी किताबें, जिस तरह, क्योंकि ये जुनेद और फैज़ान बता रहे हैं कि जेटली में भी मौजूद है, लिबाफ में, ग्रिफिथ में भी मौजूद है। हर स्टैंडर्ड बुक में ये अच्छा। इनिशियल चैप्टर्स में ही होती हैं, हाँ, शुरू वाले चैप्टर्स में ये चीज़ें नहीं। कुछ लोग वेव मैकेनिक्स से स्टार्ट लेते हैं और कुछ मैट्रिक्स मैकेनिक्स, ठीक ठीक, बिल्कुल सही। लेकिन आप कोई भी किताब चूज़ कर लें, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे आके डिस्कस कर सकते हैं क्लास के बाद भी, वरना ये दो अज़हर हैं, ये लोग हैं, पीछे भी एक चैम्पियन बैठा हुआ है, इन सब से आप डिस्कस कर सकते हैं। ताहा मैं इसलिए तुम्हारा नहीं कह रहा, तुम्हारी बहुत बिजी हो। लेकिन आइडियली मुझसे आके डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि तनख्वाह मैं लेता हूँ। प्लीज़ सवाल पूछने में बिल्कुल हेजिटेट ना करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती बार बार पूछ सकते हैं आप, पूछने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, चलें, अभी तक तो क्वांटम मैकेनिक्स की हमने फॉर्मलिज्म की बात की, हमने कहा दो मुख्तलिफ पिक्चर्स थी, दो से ज़्यादा हैं, जब तीसरी आएगी तो उसका जिक्र मैं फिर वहीं कर लूँगा, अभी नहीं करता। हमने कहा एक पिक्चर ऐसी है जिसमें वेव फंक्शन वक्त पे डिपेंड करते हैं, जबकि ऑपरेटर्स जो हैं वो टाइम पे डिपेंड नहीं करते। दूसरी वो चीज़ है जिसमें ऑपरेटर्स टाइम पे डिपेंड करते हैं, स्टेट्स टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। तो हमने कहा एक पिक्चर से दूसरी में जाया जा सकता है अगर हम स्टेट से टाइम डिपेंडेंस छीन के ऑपरेटर को दे दें। अगर आप देखें तो एक में स्टेट यूनिटरी ऑपरेटर की तरह इवाल्व हो रही थी, दूसरे में OHT। आप एक चीज़ ज़रा प्रूफ करके देखिएगा, साई स्टार साई जब आपने किया था x एंड t पे, तो साई x नॉट t नॉट के बराबर आया था। ज़रा OH डैगर OH करके देखें क्या जवाब आता है। OH डैगर OH, इन दोनों को लगा के ज़रा देखें क्या ये OH के बराबर आता है, नहीं आता। देखिएगा करके ज़रा, यानी मैंने साई स्टार साई लगा के देखा था ना, आप यही काम O डैगर O के साथ करके देखें क्या जवाब आता है आपके पास। क्या आना चाहिए था? सर उसमें दोनों साइड से एक्सपोनेंशियल है, तो बीच में जो आती है वो कैंसिल हो जाएगी और वही आ जाएगी। बिल्कुल, इसका मतलब ये होगा कि वो उसके एक e⁻h⁻t इधर भी आ जाएगा, दरमियान में दोनों ऑपरेटर आ जाएंगे। अमूमन लोग ये समझते हैं कि जब इनको डैगर से ज़रब देंगे तो टाइम डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी। टाइम डिपेंडेंस ख़त्म नहीं होगी, रहेगी वो अभी भी। तो ऑपरेटर टाइम डिपेंडेंट रहेंगे, उनके प्रोडक्ट्स भी टाइम डिपेंडेंट रहेंगी। करके देखिएगा इसको ज़रा। अच्छा चलें, अच्छा जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते थे तो आपने ये पढ़ा था कि क्लासिकल मैकेनिक्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है फोर्सेस का और एक तरीका है एनर्जी का। एनर्जी को सॉल्व करने के बजाते खुद दो मेथड हैं। एक मेथड वो है जिसमें आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखें, एक तरफ ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मैथमेटिकली खूबसूरत फॉर्मलिज्म है जो कि लैग्रांज मैकेनिक्स है, तो है वो भी एनर्जी के फॉर्मलिज्म ही। फिर जब आपने उस पर सॉल्व किया था तो सबसे पहले जो आपने सॉल्व करके चीज़ देखी थी ना, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर था। आपने कहा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इसलिए बड़ी खूबसूरत फिज़िक्स है उसकी, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पोटेंशियल है वो इतना एलिगेंट है, V(x) ये वाला ½ k
एक्स स्क्वेयर्ड के आप किसी पॉइंट एक्स के अराउंड अगर टेलर सीरीज खोलें तो आपके पास जो फॉर्म ऑफ पोटेंशियल मिलती है, यकीन कीजिए कोई भी पोटेंशियल अगर आप खोलें तो सम हो अंडर सर्टन अप्रॉक्सीमेशन वो इस तरह के पोटेंशियल से लिंक हो जाता है। और ये पोटेंशियल इसलिए बहुत खूबसूरत है कि अगर आप इसको प्लॉट करते हैं तो ये दोनों तरफ एक्स एक्सिस के एक ही जैसा बढ़ता है। अब अगर ये दोनों तरफ एक ही जैसा बढ़ रहा है एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब यह है कि इस पे ये जो पॉइंट है ये एक परफेक्टली स्टेबल पॉइंट है, ये मिनिमा है, मिनिमम है। अगर आप एक पार्टिकल को यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये हमेशा यहीं पे रहेगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी सी एनर्जी दे के इधर लेके जाएंगे या इधर लेके जाएंगे, जो ही छोड़ेंगे वापस ये इसी पॉइंट के गिर्द ऑसिलेट करेगा। और ये ऑसिलेशन जो है ये डिपेंड नहीं करती कि मैस स्प्रिंग सिस्टम से आप जोड़ रहे हैं या ऐसी ही ऑसिलेशन आप सिंपल पेंडुलम की भी कर सकते हैं। तो नेचर समहाउ प्रिफर्स द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, इसलिए हम जब भी कोई फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सबसे पहले उसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लगा के देखते हैं। तो नाउ लेट्स राइट द हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। H इज इक्वल टू P स्क्वेयर्ड ओवर 2m प्लस, मैं इस तरह करता हूं मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए लिखता हूं हाफ के एक्स स्क्वेयर्ड, यही हो सकता है ना। अब मैं उस पर आने लगा हूँ। इसकी सबसे और खूबसूरत बात है एग्जैक्टली सॉल्व हो जाता है, बिल्कुल सॉल्व हाइड्रोजन भी हो जाता है ना पर इतना खूबसूरत इलेक्ट्रॉन को निकालने ना तो निकल जाता है, फिर वापस आता है जब कहता है भाई अब मेरी रकम पूरी हो गई, अब मैं वापस आ रहा हूँ जो आपने मुझे एनर्जी दी थी। तो वहाँ पर भी एक स्टेबिलिटी मौजूद थी, लेकिन वो 1/r टाइप पोटेंशियल था। हाँ, लेकिन एक बात से मैं आपकी एग्री करता हूँ कि एक्सेप्ट कूलम लाइक पोटेंशियल आप श्रोडिंगर इक्वेशन को भी एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ कूलम लाइक पोटेंशियल के लिए कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू P स्क्वेयर्ड ओवर 2m। अच्छा, K तो मुझे अच्छा नहीं लगता लिखा हुआ, K को मैं पार्ट देखें यहाँ मैथ्स आ रहा है ना, मैं इसको कैसे, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करता हूँ, थोड़ा सा ज़रा क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। यहाँ क्या है, मैस है पार्टिकल का, पार्टिकल जाना जाता है अपने इनर्शिया से, अपने मैस की वजह से। K जो स्प्रिंग का इनर्शिया है, उसकी स्टिफनेस है, वो कितना जोर लगा सकता है अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते किसी भी अप्लाइड फोर्स के लिए। इसका मतलब है ये भी एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है, ये भी एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है, मुझे सम हो इनको रिलेट करना था ना, तो रिलेट कर सकता हूं मैं एक ही तरीके से कि ओमेगा इज इक्वल टू K ओवर m। मुझे एक बात का पता है, अगर मैं मैस बढ़ाता जाऊंगा तो स्प्रिंग स्लो होता जाएगा, यही बात है ना, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम होती जाएगी। बिल्कुल यही होता है जब आपकी घड़ियों के सेल कमज़ोर हो जाते हैं तो जो वैसे सुइयाँ उसको बड़ी हल्की लग रही होती हैं वो इतनी भारी लगती हैं कि वो बहुत स्लो फ्रीक्वेंसी से उनको चलाता है। तो इसका मतलब है जितना m बढ़ता जाएगा उतनी ओमेगा कम होती जाएगी। और ये न्यूटन का कानून भी हमें बताता है कि जिसका जितना मैस होता है उसका उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होता है अपनी स्टेट को चेंज करने से। जहाँ पर लटक गया आके आप उसे चेंज करना चाहेंगे तो ज़्यादा इनर्शिया होगा उसका। इसका मतलब है आप इस जो स्प्रिंग की इनर्शियल प्रॉपर्टी थी उसको एक फंडामेंटल चीज़ जो ओमेगा थी और मैस से रिलेट कर सकते हैं ताकि सारी की सारी चीज़ें पार्टिकल की करैक्टरिस्टिक्स पे आ जाएं। सो यू कैन राइट इट एज P स्क्वेयर्ड ओवर 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वेयर्ड x। अब ये इक्वेशन बड़ी खूबसूरत लग रही है, इधर भी मैस आ रहा है, इधर भी मैस आ रहा है, बिल्कुल स्क्वायर आएगा। और ये स्क्वायर फंक्शन जो है ये इवन फंक्शंस होते हैं ना, x को -x से रिप्लेस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है आप इस हैमिल्टोनियन के साथ एक स्टेट लिखें, P स्क्वायर की जगह h बार स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर पुट करें, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें, जो सॉल्यूशंस आएंगे वो हर्माइट पॉलिनोमियल्स होंगे या हर्माइट फंक्शंस होंगे। एक और तरीका जिसे कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड बड़ा आसान है। एल्जेब्रिक मेथड में मैं हमेशा डेफिनेशन भूलता हूँ इसलिए मैं वो लिख के लाया हूँ। आप दो कॉम्बिनेशंस डिफाइन कर सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन है A हैट इज इक्वल टू m ओमेगा ओवर 2h बार। अच्छा, अगर कभी भूल भी जाए ना
तो ये बंदा निकाल सकता है बाहर क्या कांस्टेंट्स आने हैं, प्लस आयोटा पी हैट ओवर एम ओमेगा। ये ए हैट है, मैंने कोई चीज़ डिफाइन कर लिया जो लीनियर कॉम्बिनेशन है पी का और एक्स का। अगर मैं इसका कंजुगेट लूँ तो क्या आएगा, एम ओमेगा ओवर 2h बार, इसका अंडर रूट। आपको पता है ना एक्स हैट हर्मिशन है, इसलिए एक्स हैट का डैगर तो एक्स हैट के बराबर है, माइनस आयोटा ओवर एम ओमेगा पी हैट। हो ये तो बड़ा मसला बन गया। ए हैट डैगर इज नॉट इक्वल टू ए हैट। इसका मतलब है ये हर्मिशन नहीं है, हर्मिशन नहीं है तो ये फिजिकल नहीं है। इसका मतलब है ए और ए डैगर बजाते खुद कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। वैसे आप एक चीज़ नोट करें ज़रा, सिंपल सी चीज़ ज़रा नोट करें। एक चीज़ थी जिसको हमने दो ऐसी चीज़ों की फॉर्म में लिखा जो फिजिकल नहीं है, और हमें पता है कि वो क्यों फिजिकल नहीं है, यानी ये क्यों दोनों हर्मिशन नहीं बने। सिंपल जो ज्योमेट्री है ना वो भी हमें बताती है। ज्योमेट्री हमें ये बताती है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए स्क्वेयर्ड और बी स्क्वेयर्ड, तो आप इनको लिख सकते हैं किसी रियल स्पेस में ए माइनस बी और ए प्लस बी। पता है ना आपको? लेकिन अगर यही नंबर प्लस लिखे हों तो अब भी आप इनको लिख सकते हैं लीनियर प्रोडक्ट में, लेकिन एक कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, और वो ये है कि आपको ए को लेके जाना पड़ेगा किसी इमेजिनरी एक्सिस में। ठीक है ना? अगर आप देखें तो मैंने यही किया है। इसको जो कांस्टेंट फैक्टर अगर आप छोड़ दें तो लिखा हुआ है x प्लस आयोटा पी और x माइनस आयोटा पी, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें जोड़ के, ताकि जब जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगा। मैं अमूमन लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, अगर ये लैग्रांजियन के लिए फॉर्मुलिज्म डेवलप करते तो क्या होता? लैग्रांजियन में तो नेचुरली यहाँ नेगेटिव साइन था, तो क्या होता? सोचिएगा जाके ज़रा कि लैग्रांजियन में तो काइनेटिक माइनस पोटेंशियल होता है, उसमें तो इस तरह की इक्वेशन बनती है। उसके पास कोई आपकी मजबूरी है इस तरह ए और ए डैगर को डिफाइन करने की? तो फिर क्या करेंगे डिफाइन? थिंक अबाउट इट। तुम तो ज़रूर सोचो, तुम तो पाथ इंटेग्रल कर रहे हो सारी लैग्रांजियन, तुम्हारा तो हैमिल्टनियन से कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक, है ना? अच्छा चलो, अच्छा आपको एक बात पता है कि x और p आपस में एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं, दोनों की इनहेरिटेंस में एक अनसर्टेनिटी मौजूद है मेजरमेंट की। आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर आप x हैट और p हैट इन दोनों को देखें तो इनका आंसर आपको एग्जैक्टली पता है विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ आयोटा h बार, यानी इतना एग्जैक्ट पता है। कितना एग्जैक्ट पता है? आयोटा h बार के अनसर्टेनिटी के साथ पता है। यानी दोनों साइमल्टेनियसली मेजर नहीं हो सकते, एक को मेजर करेंगे दूसरा उतना ही अनसर्टन हो जाएगा। एक के बारे में सर्टेनिटी दूसरे के में अनसर्टेनिटी लाती जाएगी। अच्छा अगर मैं ये जानूं तो क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि ए हैट और ए हैट डैगर क्या होंगे? कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आंसर आ जाएगा? ये तो दोनों में है एम ओमेगा ओवर 2h बार, ये तो दोनों के पास है ना, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा। अंदर क्या बन जाएगा? एक्स हैट प्लस आयोटा ओवर एम ओमेगा पी हैट इंटू एक्स हैट माइनस आयोटा ओवर एम ओमेगा पी हैट। तो ये कितने कम्यूटेशन बन जाएंगे इसमें? एम ओमेगा ओवर 2h बार। पहला कम्यूटेशन क्या बन गया? एक्स हैट का एक्स हैट के साथ। दूसरा क्या बन गया? माइनस आयोटा ओवर एम ओमेगा एक्स हैट का पी के साथ, इसके साथ तरतीब वही रखनी है, प्लस आयोटा ओवर एम ओमेगा पी का एक्स के साथ, और आखिरी क्या आ गया? प्लस नहीं माइनस आयोटा ओवर एम ओमेगा का स्क्वेयर्ड पी का
पी के साथ। अच्छा, मैंने बताया था कि हर ऑपरेटर अपने साथ तो कम्यूट ही करता है और अपने सारे फंक्शंस के साथ कम्यूट करता है। ये तो ज़ीरो हो गया। एक्स पी किसके बराबर है? आयोटा एच बार। शाबाश, ये चीज़ है आयोटा एच बार। और ये चीज़ किसके बराबर होगी फिर? जब इनकी तरतीब कम्यूटेटर में बदलते हैं तो माइनस साइन आ जाते हैं। ए बी जो है उसका कम्यूटेटर माइनस बी के बराबर है, माइनस आयोटा एच बार। तो चलें सिंप्लीफाई कराएं, क्या आंसर आ जाएगा? आयोटा स्क्वेयर्ड इज -1, ठीक है ना। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो क्या आंसर आ गया इसका? सो ए हैट with a hat dagger is equal to m omega over 2 h bar into h bar over m omega plus iota squared is -1 minus or minus plus h bar over m omega। तो ये आपस में इसके साथ काट के ये भी 2 टाइम्स ही बन जाते हैं ना, है ना, बिल्कुल उलट बन जाता है इसका। तो इसका मतलब है ए हैट और ए हैट डैगर जो है वो भी आपस में दोस्त नहीं हैं, बल्कि अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जब मैंने कम्यूटेशन लिखा था ना, पहली दफ़ा ज़िंदगी में पढ़ा था, तो मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब पता क्या हुआ था? उस वक्त तक सिर्फ मुझे एक्स और पी का कम्यूटेशन पता था, अनसर्टेनिटी और ई और टी की पता थी, दोनों में आयोटा आता था, यहाँ पर कोई आयोटा नहीं आता था। जब मैंने ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में कम्यूटेशन पढ़ा तो मैं कहता था यार ये क्या अजीब सी बात है, इसका मतलब है इसके अंदर जो भी अनसर्टेनिटी है वो रियल है ना। समझ आते हैं ना कि भाई कम्यूटेशन आप निकालते हैं इसमें आयोटा नहीं आता, जबकि यहाँ एक्स और पी में भी आयोटा था और ई और टी वाले में भी जब आप निकले अगर उनके भी वेरिएबल्स, तो ऐसा आयोटा लगता है जैसे आएगा, यहाँ नहीं आता था। तो मैंने अपने आप को क्या समझाया हुआ था? मैंने कहा था कहीं ना कहीं तो आयोटा आता है ना। वो एग्जैक्टली यहाँ हरमिशन नहीं थी कोई चीज़, इसे मैंने अपने आप को ऐसे कन्विंस किया था। लेकिन मैं चाहता हूँ आप बेहतर सोचें और मुझे बेहतर तरीके से कन्विंस करें, ठीक है। जब भी कोई चीज़ ज़िंदगी में पहली दफ़ा लिखी देखें ना, उस पर ज़रूर ताज्जुब का इजहार करें। मैं कह रहा मैंने ए और ए डैगर मैन मास्टर्स में जब किया तो मैंने पहली दफ़ा देखा यार ये तो 1 आया, यहाँ कोई आयोटा नहीं था, यहाँ एक्स पी आयोटा एच बार लिखते थे हम। अच्छा चलें, गुड। कोई सवाल यहाँ तक किसी का? एग्जैक्टली एक और भी कॉन्सिक्वेंस होता है, कूदते कूदते नीचे जा सकते हैं, नीचे जाते जाएं। अगर आप कोई मिनिमम एनर्जी स्टेट डिफाइन कर सकते तो फिर भी ए डैगर ए ही हो सकता था, ए डैगर नहीं हो सकता था, क्योंकि ए ज़ीरो को एनहिलेट करेगा ना। तो ये है कि मिनिमा डिफाइन करने के लिए ए डैगर ए ही चाहिए था इनका। लेकिन छोड़ो, वो बात की बातें, हमारी आपस की बातें हैं। जुनैद, अच्छा प्लीज़ आपको अगर कोई भी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको डाउट है ना, तो ये क्योंकि पुराने हो गए स्टूडेंट्स, इन्होंने कई चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है। आपको कोई ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है इनसे, और इम्प्रेस होने की तो बिल्कुल भी नहीं है। हम सब ने पढ़ी हुई है, मैंने लेक्चर तैयार किया हुआ है, इन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, तो खैर है। इसलिए अगली दफ़ा आप भी इसी तरह हो जाएंगे। इन दोनों को अगर जमा करें तो क्या जवाब आता है? कौन बताएगा आप में से? क्या आंसर आ जाएगा? ए हैट प्लस ए हैट डैगर इज इक्वल टू एम ओमेगा ओवर 2h बार एक्स हैट, लेकिन एक 2 के साथ। तो इसका मतलब है यहां से मैं एक्स हैट लिख सकता हूं ना कि एक्स हैट इज इक्वल टू, अब मैं गलत लिखूंगा, h बार ओवर 2m ओमेगा स्क्वायर रूट ए हैट प्लस ए हैट डैगर। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? सर यहाँ से कन्विंस कर सकता है कि ये डैगर में आयोटा आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, वहाँ नहीं आ, मतलब ए और ए डैगर की एक्सप्रेशन में आयोटा आ रहा, कम्यूटेटर में नहीं आया। लेकिन
डेफिनेशन में लिखा यहाँ आएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, जब आप इसका डैगर लेते हैं ना एक्स का फॉर्मेशन ही होता है, एक डैगर प्लस ए बन जाता है। एक्स डैगर अभी भी एक्स के बराबर ही है, शाबाश। एक्स हैड का डैगर अभी भी एक्स हैड के बराबर ही है, वेरी गुड। मतलब एडिशन हर्मिशन है और सेपरेट जो है वो हर्मिशन नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो भी कह रहे हो, नहीं सही कह रहे हो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं आप, ज़रा क्या आंसर आता है। इधर लिख लेता हूँ चलो, ताकि इधर ये काम किस्सा ख़त्म हो जाए ना। ए हैड, फैज़ान अपनी बात पे कायम रहना जो कही थी, ए हैड माइनस ए हैड डैगर, क्या आंसर आएगा? अपनी बात पे कायम रहना, तभी मैंने कहा था तुम्हें। एम ओमेगा और 2h बार अंडर रूट इनटू व्हाट, 2 आयोटा ओवर एम ओमेगा पी हैट। और आना चाहिए था ओमेगा यहाँ पर आयोटा, देखिएगा ज़रा क्यों। पी हैट किसके इक्वल आ गया? यहाँ आयोटा ना आता तो बड़ा मसला बनना था। क्या आंसर आ गया फिर इसका? एम ओमेगा भी नीचे आ जाएगा, एच बार अंडर रूट 2 ऊपर आ जाएगा, तो दिस बिकम्स अंडर रूट 2 ओवर एच बार एम ओमेगा ए हैट माइनस ए हैट डैगर। और अब आयोटा का उल्टा लिख दिए, टू नीचे, बिल्कुल उल्टा कर दिए। क्या कह रहे थे सर? एच का टाइम हो जाएगा डिवाइडेड बाय नहीं, सब कुछ ही नीचे आएगा ना यार। तो ऊपर जाएगा, लिखता है यहाँ पे नीचे। यार मैंने सही लिखा था, मेरा तो ख्याल है मैंने बिल्कुल ठीक लिखा था, ऐसे आपने मुझे उल्टा कह दिया। क्यों भाई, गलत लिखा है यार अजहर, उल्टा लिखा है। अभी देखें, चलो कोई बात नहीं। एम ओमेगा का अंडर रूट नीचे आ गया, एच बार भी नीचे आ गया, उधर गया तो ठीक लिखे ना यार मैंने। ये पी की तरफ लिखा है ना, आप इसको दूसरी क्या गलत लिख रहा हूँ? हाँ, एम ओमेगा भी नीचे आ जाएगा ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सही है, ठीक है। सॉरी, लिखवा दो फिर क्या आएगा? एच बार एम ओमेगा ओवर 2 इसका अंडर रूट इंटू माइनस आयोटा कर दूं। फ़ायदा है माइनस आयोटा का, अगर ये आयोटा ना आता ना तो पी हैट का डैगर जो है वो पी हैट के बराबर रहता, क्योंकि ये साइन चेंज करते, एक माइनस साइन इस माइनस से प्लस हो जाता, फिर जब डैगर लेता तो वापस यही बन जाता। क्योंकि ए हैट अगर मैं ये लूँ ना, ए हैट माइनस ए हैट डैगर का डैगर, तो ये बराबर हो जाएगा ए हैट डैगर माइनस ए हैट डैगर का डैगर। तो अगर किसी का 2 दफ़ा डैगर लिया जाए तो ऐसे ही होता है जैसे कुछ किया ही नहीं है उसके साथ, तो उलट हो गया ये। तो माइनस साइन कामन लूँगा तो ये आएगा, और वो जो आयोटा की वजह से माइनस साइन ख़त्म होगा वो वापस मिल जाएगा हमें। गुड, चलें अब अगला काम मैंने क्या करना है, एक्स स्क्वेयर कैलकुलेट करना है। कौन कराएगा एक्स स्क्वेयर कैलकुलेट? कौन करवाएगा जी एक्स स्क्वेयर, जल्दी से जी। हाँ बोलो, चलो एच बार ओवर स्क्वायर है ना, खुलवाओ ज़रा। चलो अब अगला स्टेप भी लिखवाएं आप, एच बार नहीं, बस ये तो सिंपल फार्मूला है स्क्वायर का। ये तो आ जाएगा ए हैट स्क्वायर्ड प्लस ए हैट डैगर का स्क्वायर्ड
2ab नहीं होता ना, यही तो बात है। ये इसके बराबर है ना यार, ये लिखा हुआ है ना स्क्वायर। यही तो मैंने यहाँ इतना जोर दिया था कि ए डैगर इज नॉट इक्वल टू ए डैगर है, तभी तो 2a डैगर नहीं हुआ था ना, है ना। तो चलो अब आप मुझे कैलकुलेट करके दो ज़रा पी स्क्वायर वाला खुद से, ये चीज़ पी स्क्वायर कैलकुलेट करके दें मुझे, क्या आंसर आता है, जल्दी से कैलकुलेट करें, शाबाश। पी स्क्वायर कैलकुलेट करें, क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होगा और माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, तो दिस बिकम माइनस h बार m ओमेगा ओवर 2 a हैट का स्क्वायर प्लस a हैट डैगर का स्क्वायर माइनस a हैट डैगर माइनस a हैट डैगर a हैट। ठीक है भाई, कुछ गलत तो नहीं किया। अच्छा अब इसमें पुट कर देते हैं, लेट्स कैलकुलेट नो पी स्क्वेड ओवर 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वेड एक्स स्क्वेड, यानी हम जो हैमिल्टोनियन था हमारा उसको हम एक ऐसी फॉर्म में निकालने जा रहे हैं जो a और a डैगर की फॉर्म हो। तो क्या जवाब आएगा इसका, सो द हैमिल्टोनियन बिकम्स, अच्छा 1/2m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और h बार ओमेगा ओवर 4 रह जाएगा। तो आंसर क्या आ गया इसका, h बार ओमेगा ओवर 4 इंटू a हैट का स्क्वायर प्लस a हैट डैगर का स्क्वायर माइनस a हैट डैगर माइनस a हैट डैगर a हैट, ओप सॉरी ये आ गया। अच्छा अब हाफ m ओमेगा स्क्वेड एक्स स्क्वेड है, एक ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, वापस यही चीज़ बन गई h बार ओमेगा ओवर 4, तो प्लस एक चीज़ रह गई है यार, p स्क्वायर के साथ एक माइनस साइन नहीं था यहाँ पर, वो मैंने लिखा ही नहीं था, हाँ ये लिखा था ना ये वाला, तो यहाँ माइनस साइन लिखना भूल गया था मैं, या चलें ये लें, ये माइनस प्लस, अब अगला लिख लेते हैं h बार ओमेगा ओवर 4 x वाला भी लिख लेते हैं इसी तरह, a स्क्वेड प्लस a हैट डैगर का स्क्वेड प्लस a हैट डैगर प्लस a हैट डैगर a हैट। एग्री करते हैं मेरी इस बात से, नहीं करते आप लोग? अच्छा अगर आप देखें तो ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, कट गया, ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, कट गया, बाकी क्या बच गया, आप तो इतनी छोटी सी चीज़ बच गई ना हमारे पास, और बड़ी ही खूबसूरत चीज़ बन गई है। वो जो हैमिल्टोनियन जो आप इतना कॉम्प्लिकेटेड सा पहले लग रहा था देखने में, इतना डरावना सा, अब अब बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, तो आपके पास हैमिल्टोनियन क्या आ गया, बेहतर इसके ऊपर भी टोपी लगा ही लें, h बार ओमेगा ओवर 4 2 टाइम्स ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये और ये ऐड होके 2 दे दें, a हैट डैगर प्लस a हैट डैगर a हैट, क्या आंसर आ गया, h बार ओमेगा ओवर 2 a हैट डैगर प्लस a हैट डैगर a हैट। ये एल्जेब्रिक फॉर्म है हैमिल्टोनियन की, जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है।
मज़ीद बेहतर किया जा सकता है इसको कैसे में? बिल्कुल, आपको पता है ना, हमने पढ़ा है कि वी नो दैट, सो वी नो दैट ए हैट डैगर माइनस ए हैट डैगर ए हैट इज इक्वल टू 1। ये पढ़ा हुआ है ना हमने कि ए और ए डैगर आपस में कम्यूट नहीं करते। इसका मतलब आप ए डैगर की जगह क्या पुट कर सकते हैं? इसका मतलब आप ए हैट डैगर की जगह 1 प्लस ए हैट डैगर ए हैट पुट कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसको यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 प्लस 2, है ना? 2 बन जाएगा ना इसके साथ। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ हैमिल्टोनियन को? आप लोग मुझे बताएंगे कि हैमिल्टोनियन बिकम्स h बार ओमेगा ए हैट डैगर ए हैट प्लस हाफ। इस 2 को मैं अंदर ले गया हूँ तो ये आ गया 2a डैगर ए आता तो उससे 2 कैंसिल होकर 1 के नीचे आ गया। ये हैमिल्टोनियन आपने बहुत दफ़ा लिखा देखा होगा हर क्वांटम मैकेनिक्स की बुक में कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका जो हैमिल्टोनियन है वो ए हैट डैगर ए हैट प्लस ए डैगर ए प्लस हाफ। सॉरी, कोई सवाल यहाँ तक? क्यों भाई? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई चीज़ आप बताना चाहें एक्स्ट्रा जो मैंने गलत बोली हो तो वो भी बता सकते हैं। सर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने जो हैमिल्टोनियन निकाला है ये अब डायगोनलाइज्ड है, मतलब जब हम इसका मैट्रिक्स एलिमेंट लिखेंगे जो इसकी आइगन स्टेट्स होंगी जो हम नंबर ऑपरेटर डिज़ाइन करेंगे तो उन बेसिस में ये डायगोनलाइज्ड हैमिल्टोनियन। तो अल्टीमेटली क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा मकसद ये होता है कि जो हमारा एक्चुअल में हैमिल्टोनियन है उसको डायगोनलाइज करना है और वो बेसिस निकालना है तो वो प्योर बन यहाँ पे कर लिया, प्योर बन जाता है ना। ये कोई इंटरेक्शन नहीं है आपस में, कोई कोरिलेशन नहीं है। एक चीज़ क्वांटम मैकेनिक्स में अगर है तो है, वहाँ पर अनसर्टेनिटी के साथ है, तो इसलिए ऑफ डायगोनल शो करेगा कि आपका उनके दरम्यान में कोई कोरिलेशन और यहाँ नहीं है। और सर शुरू में हमने एक चीज़ लिखी थी आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स a प्लस आइटा b माइनस आइटा, तो वो एक तरह से इक्वेशन बन रही है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं। जनरली इन इक्वेशन को हल करने का मकसद ये होता है कि इनके रूट्स निकाले जाएं। तो मतलब ये एक एनालॉजी मैं दे रहा हूँ कि रूट्स निकालना सॉल्यूशन होता है हमारा। और अगर इंडिपेंडेंट हो तो क्या हो जाएगा? सर एक तो हमारी बात ठीक है, मतलब रूट्स निकालना एक तरह हमारा वो सॉल्यूशन है उस सिस्टम का। मैं एग्री कर रहा हूँ। यहाँ पे एज को डायगोनलाइज करना एक तरह हमारा सॉल्यूशन है, सही है। तो वहाँ पे एक इंट्यूशन बनता है कि अगर p स्क्वायर प्लस q h स्क्वायर x स्क्वायर को हम इस तरह सेपरेट करें कि p प्लस आइटा x p माइनस आइटा x, तो यहाँ से एक इंट्यूशन बिल्ड होता है कि अगर इसका इस तरह सॉल्यूशन होता है तो हो सकता है ये चीज़ h को डायगोनलाइज कर दे और वो कर देती है। तो मतलब ये इंट्यूशन में बता रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि एज को उस तरह सोचना, लेकिन लैग्रांजियन को कभी हमने मैट्रिक्स फॉर्म में मतलब सोचा नहीं है, मैंने नहीं देखा भी। ना करो, जब एक्शन लिखा था अभी अपने काम में थीटा आई जे डिटर्मिनेंट था, बना था ना जो गॉसियन इंटीग्रल सॉल्व किए थे तो एक्शन के ही थे सारे। जी सर, लेकिन वहाँ पे इस तरह की डायग्राम नहीं, इसी तरह का क्यों चाह रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा इस तरह का हो मैंने तो कहा किसी भी तरह का हो। मतलब सिस्टम को एंड पे हमने सॉल्व। चलो इस तरह सोच लें, अगर लैग्रांजियन जो है वो साई और फाई की इंटरेक्शन का लैग्रांजियन होता तो साई मैट्रिक्स था, फाई स्केलर था, तो अब क्या बन जाता? बन जाता ना मैट्रिक्स। फिर क्या करेंगे? इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा, सोच के बनाना है, ठीक है ना? टाइम ले लो जितना भी ले सकते हो। अच्छा, अभी चले एक आखिरी छोटी सी चीज़ कर लेते हैं फिर आज के लिए इतना। फिर इनकी जो आइगन स्टेट्स हैं, इनकी जो स्टेट्स हैं उनके बारे में फिर कल बात करेंगे। एक छोटी सी चीज़ आप मुझे करके दे सकते हैं जल्दी से कि अगर मैं ये चीज़ कैलकुलेट करूं हैमिल्टोनियन विद ए हैट तो क्या आंसर आएगा इसका कम्यूटेशन? h बार ओमेगा तो बाहर आ गया, अंदर क्या बन गया? ए हैट डैगर ए हैट प्लस 1 ए हैट के साथ, है ना?
तो इधर क्या आ गया फिर आंसर इसका? सो इसके भी दो कम्यूटेशन बन गए, ए हैट डैगर का, ए हैट का 1 के साथ, सॉरी ए के साथ, सॉरी प्लस एच बार ओमेगा 1 का ए हैट के साथ। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि नंबर हमेशा, नंबर को किसी ऑपरेटर 2a लिखें या a2 लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, a इंटू 2। अच्छा, अब इसको ना याद रखने का एक तरीका है। एक कम्यूटेशन रिलेशन का एक रिलेशन है जिससे हम कहते हैं कि अगर ये लिखा हो a हैट b हैट c हैट, तो ये होता है a हैट b c प्लस प्लस ए सी और मैंने इसको याद रखा हुआ, हर दफ़ा बताता हूँ हर एक को। ए को इधर निकाल लें, बी सी का कम्यूटेशन, ए का सी के साथ बी जिधर लिखा है उसको उधर ही निकाल लें, तो ये बन जाता है। इसके में कोई आप में से ये लिखवाएगा मुझे कि किसके बराबर आएगा फिर? सो दिस इम्प्लाइज इज एच हैट विद ए हैट किसके इक्वल आ जाएगा? एच बार ओमेगा, ये तो बाहर आ गया। पहले चलें, पहले ए डैगर बाहर आया, ए का ए के साथ प्लस ए डैगर का ए के साथ और ए बाहर आ गया। शाबाश। ए का ए के साथ कम्यूटेशन क्या है? हर चीज़ अपने साथ कम्यूट ही करती है। ए डैगर का ए के साथ क्या है? -1। तो क्या आंसर आ गया इसका? माइनस एच बार ओमेगा ए हैट। दिस इज द कम्यूटेशन ऑफ एच विद ए। ठीक है भाई, एक छोटी सी चीज आप मुझे करके दें जल्दी से। व्हाट इज द कम्यूटेशन ऑफ एच विद ए डैगर? जल्दी से कैलकुलेट करें और बताएं क्या जवाब आता है इसका। एच हैट का वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आता है? वेरीफाई कर सकते हैं? एग्री करते हैं मेरी इस बात से या नहीं? दो कम्यूटेशंस बन जाएंगे। एक कम्यूटेशन आ गया एच का ए के साथ और एक आ गया एच का ए डैगर के साथ। अच्छा, अगर मैं ये मान के चलूं कि कोई ना कोई ऐसी स्टेट है, अगर मैं ये मान के चलूं कि लेट ये आखिरी चीज आज की लिख रहा हूं, n इज एन आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन, तो क्या होगा अगर आप एच हैट को n पे लगाएंगे? तो आइगन स्टेट होने का मतलब क्या है? आपके पास एनर्जी और n आएगा। इस बात से एग्री करते हैं ना मेरी आप, कि इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास अगर ये इसके आइगन स्टेट है तो n पे लगाएंगे तो आपके पास एनर्जी टाइम्स द स्टेट आ जाएगी। आइगन स्टेट्स ऐसी स्टेट्स होती हैं ना जो नहीं बदलती ऑपरेटर के लगाने के बाद, और जो चीज़ आपको मिलती है वो उसकी एक आइगन वैल्यू होती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपन्स इफ एच हैट इज ऑपरेटेड अपॉन ए हैट डैगर n? ये मेरा सवाल है कि ए डैगर अगर n पे लगता है तो मुझे नहीं पता कि वो क्या देता है, लेकिन मैंने कहा कि n तो हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट है, लेकिन जब एच ए डैगर n पे लगता है तो क्या देता है? सिमिलरली मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि अगर एच हैट किसी स्टेट ए और n पे लगता है, ये कोई नई स्टेट है, तो क्या देता है? यहां से मुझे यह बात पता चलेगी कि ए डैगर स्टेट के साथ क्या करता है और ए स्टेट के साथ क्या करता है।
यहाँ से ये पता चलेगा कि ये ए और ए डैगर जो ऑपरेटर्स हैं ये बेसिकली रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स हैं। ये या तो स्टेट को रेज कर सकते हैं बाय 1 यूनिट एंड इन एनर्जी, ये अगर फॉर एग्जांपल इसमें जो भी एनर्जी ई एन आई उसमें एक एच बार ओमेगा ऐड हो जाए तो हम कहेंगे इसकी एनर्जी ई एन से एच बार ओमेगा ज़्यादा है। और अगर मैं ये कहूँ कि ए अगर लगेगा तो एच बार ओमेगा एनर्जी कम कर देगा, तो इसका मतलब है जब ए डैगर ए लगेगा तो एनर्जी को वही रखेगा। तो हाँ, प्लस माइनस से भी बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स की बुक्स में डायरेक्ट कम्यूटेटर लिखता है और ये कह देता है कि ये चेक करो, ये एक्स्ट्रा फैक्टर है एच कट ओमेगा का, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है वहाँ पे एक कम होता है। हाँ नहीं, इसीलिए मेरा ख्याल है कम और ज़्यादा मनफी और यहाँ मनफी और जमा से ना देखें, यहाँ देखना ज़्यादा बेहतर है जब स्टेट पे लगाएंगे, क्योंकि ए और ए डैगर बजाते खुद फिजिकल नहीं है ना, लेकिन मुझे स्टेट पे लगा के देखना पड़ेगा स्टेट के साथ ये क्या करते हैं। अगर ये स्टेट रेज कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ये एच बार का इजाफा कर रहे हैं ओमेगा के साथ, एच बार ओमेगा, और अगर स्टेट को कम कर रहे हैं तो एच बार ओमेगा। मैं डिड्यूस करूँगा यहाँ से कि उनका स्टेट के साथ क्या। हरमेशन इसीलिए नहीं है कि आउट ऑफ नो वेयर किधर से कुछ आ रहा है, को कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो रही है तो स्टेट रेज या लोअर होगी। तो इंटरेक्शन के लिए, लेकिन ये नॉन रिलेटिविस्टिक में हमारी मजबूरी है कि कहाँ से रेज और कहाँ से लोअर हो रही है। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में हमारी कोई मजबूरी नहीं है। एग्जैक्टली वहाँ वैक्यूम तो यहाँ भी होगा लेकिन हाँ, लेकिन इसको मैं रिलेट करूँगा जो आप कह रहे हैं कि हाफ एच बार ओमेगा से, कि जो हाफ एच बार ओमेगा नहीं बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, जो वैक्यूम एनर्जी है इसमें पूरी के बहुत से राज छुपे हुए हैं इसमें, वो फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। बिल्कुल, जिस जगह पे आप देखते हैं वहीं हार्मोनिक ऑसिलेटर है, पूरी यूनिवर्स सांस लेती है और बजाती है स्पेस टाइम का फैब्रिक ही। देखेंगे, खैर वो अगले लेक्चर में। कोई सवाल हो प्लीज़ पूछा करें, सवाल जैसे कैसे मर्जी हों, सवाल पूछेंगे तो सीखेंगे।